भगवान वेंकटेश्वर के दिव्य दर्शन के बाद अब तिरुपति की पवित्र पहाड़ियों से हम निकल पड़े हैं एक नई यात्रा पे, तिरुपति से कोल्हापुर तक। दर्शन का सुकून साथ है, आशीर्वाद का रास्ता भी दिख रहा है और आगे है लंबा सफ़र, नई सड़कों और नई यादों के साथ। दोस्तों, हमारा वेंकटेश्वर स्वामी का दर्शन पूरा हो चुका है। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के साथ भगवान पद्मावती देवी का दर्शन भी अनिवार्य होता है। वेंकटेश्वर स्वामी और पद्मावती देवी, ये दर्शन सच में एक दिव्य अनुभव होते हैं। सच बताऊं दोस्तों, इस जगह को छोड़ते हुए दिल और मन बहुत भावुक हो जाता है। इस पवित्र स्थान को हम बहुत सारी भावनाओं और सुंदर यादों के साथ छोड़ रहे हैं। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के बाद महालक्ष्मी माता देवी के दर्शन भी अनिवार्य है, जिसके लिए कोल्हापुर की यात्रा करनी पड़ती है। महालक्ष्मी देवी की दर्शन अनिवार्य क्यों है, इसके बारे में हम आगे ब्लॉग में बात करेंगे। रोड ट्रिप का हमारा ये तीसरा एपिसोड है। एपिसोड 1 में हमने गोवा से श्रीशैलम की रोड ट्रिप की थी, जो डे 1 था। डे 2 पे हमने भगवान मल्लिकार्जुन स्वामी के दर्शन किए और श्रीशैलम से तिरुपति की रोड ट्रिप कवर की, जो एपिसोड 2 था। आज हमारा तीसरा दिन है। आज हमें भगवान वेंकटेश्वर स्वामी और पद्मावती देवी के दर्शन का सौभाग्य मिला और अब हम एपिसोड 3 स्टार्ट कर रहे। रात के 9 बजे है और हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है तिरुपति से कोल्हापुर तक। ये हमारी नाइट ट्रिप होने वाली है। जैसे आपको पता है, हम 3 दोस्त रोड ट्रिप कर रहे, जिसमें से हम 2 लोग गाड़ी चलाने वाले हैं। नाइट ट्रिप इसलिए कर रहे हैं क्यों हम सबको जल्दी से जल्दी अपना काम भी रिज्यूम करना है। नाइट ट्रिप इज़ नॉट एट ऑल एडवाइजेबल, लेकिन दोस्तों समय भी बचाना है, इसलिए ना चाहते हुए भी हम लोग ये नाइट ट्रिप कर रहे हैं। अब हम तिरुपति चित्तूर रोड पे है और तिरुपति सिटी से हम आगे आ चुके हैं। तिरुपति से चित्तूर का करीब 70 किलोमीटर्स का रास्ता है और ये रोड पूरी 6 लेन हाईवे है। रोड कंडीशन बहुत बढ़िया है और ड्राइव भी काफ़ी स्मूथ रहती है। रास्ते में हम डिनर के लिए छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे कोल्हापुर की तरफ। हमने अब हमारा डिनर पूरा कर लिया है और अब हमारी यात्रा चित्तूर की तरफ जारी है। ऑलमोस्ट हमारा 1 घंटे का ब्रेक हो चुका है। तिरुपति से चित्तूर का रास्ता सबसे खूबसूरत और सीनिक व्यू वाला माना जाता है। सीधी सड़क, दोनों तरफ फैले खेत, छोटे मोटे पहाड़, सच में यह एक अद्भुत अनुभव है। ऐसा रास्ता दिन में तय करना ही सबसे बेहतर है, ताकि हर नज़ारे का आनंद आप पूरी तरह ले सकेंगे। चित्तूर सिटी के बाईपास पे पहुंचने के बाद आपको ए वाला एग्जिट मिलेगा। लेफ़्ट वाला रोड चेन्नई की तरफ जाता है और राइट वाला रोड बेंगलोर होके कोल्हापुर जाता है। इस एग्ज़िट पे आपको राइट टर्न लेना है और बेंगलोर की तरफ बढ़ना है। बहुत ही सिंपल और स्वीट एग्ज़िट है, यहाँ आपका कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा और ए वाले पॉइंट से आपको बेंगलोर यानी कोल्हापुर की तरफ बढ़ना है। अब हमारी यात्रा चित्तूर से आगे होस्केट की ओर बढ़ रही है। होस्केट बेंगलोर से पहले एक छोटा सा गांव है। वहाँ से हमें NH-48 के लिए रिंग रोड पकड़ना है, जो सैटेलाइट रोड के नाम से जाना जाता है। चित्तूर से होस्केट की करीब दूरी 160 किलोमीटर की है।
ये पूरा 4 लेन हाईवे है। रोड कंडीशन बेहतरीन है, रात के समय ट्रैफिक कम होता है। ये पूरा हाईवे खेतों के बीच से, छोटे छोटे गांव के बीच से और जंगल के बीच से जाता है। हर छोटे शहर पे फ्लाईओवर बने हैं और कुछ जगह पे फ्लाईओवर का काम अभी भी चालू है। तिरुपति से बेंगलोर का सफ़र दिन में करना ही एडवाइजेबल है। दिन के समय में आपको छोटे मोटे पहाड़, अच्छे रास्ते, लंबी लंबी सड़कें, हरे भरे खेत, ऐसे बहुत सारे सीनिक व्यू देखने को मिलेंगे। अब हम हॉस्केट पहुंच चुके हैं। यहाँ एक क्लोलिप इंटरचेंज मिलेगा। यहाँ से लेफ़्ट एग्जिट लेके हमें डोबास्पेट यानी NH-48 की तरफ बढ़ना है। हॉस्केट से आगे का रूट हमारे लिए एक बहुत स्मूथ और मॉडर्न सेक्शन लेके आता है। यह एक सैटेलाइट रोड है जिसे रिंग रोड भी कहा जाता है। सैटेलाइट रोड बोला जाता है क्योंकि यह बेंगलुरु की चारों तरफ एक चौड़ी डेडिकेट बाईपास टाइप हाईवे है जिसका मकसद शहर के अंदर के ट्रैफिक को अवॉइड करना है। यह सड़क 4 लेन से अधिक की है, सीधी, सुचारू और बिना ज़्यादा रुकावट के, जिससे आप तेज़ी से दिशा बदलते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकते हैं। इस रोड का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यह सीधा डोबास्पेट यानी NH-48 की तरफ जुड़ती है, तो बिना सिटी ट्रैफिक में फंसे आप आराम से अपना सफ़र जारी रख सकते हैं। हॉस्केट से डोबासेट का टोटल डिस्टेंस है 87 किलोमीटर। तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि अगर आपको टाइम बचाना है तो ये डिस्टेंस आप 1 घंटे में कवर कीजिएगा। स्पीड लिमिट है 120 किलोमीटर्स पर आवर, बट प्लीज़ ड्राइव स्लोली एंड केयरफुली, ये भी मैं आपको बताऊँगा। भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के बाद कोल्हापुर में माता महालक्ष्मी के दर्शन करना बेहद शुभ और अनिवार्य क्यों माना जाता है, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। इसका वर्णन वराह पुराण और भविष्योत्तर पुराण में मिलता है। सप्त ऋषि एक महायज्ञ करते हैं और इस महायज्ञ के बाद इस यज्ञ का फल किसको देना है, इस पर उनका विचार विमर्श शुरू होता है। उसी समय नारद मुनि आते हैं और उन्हें सलाह देते हैं कि इसका फल भगवान शिव, भगवान विष्णु या भगवान ब्रह्मा को दिया जाए। सप्त ऋषियों में से एक महर्षि भृगु को यह बोला जाता है कि आप त्रिदेव यानी भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा की परीक्षा ले और जो भी सबसे उचित और धैर्यवान भगवान सिद्ध हो उन्हें इस यज्ञ का फल दिया जाए। उनका पहला पड़ाव था ब्रह्मलोक के भगवान ब्रह्मा। भगवान ब्रह्मा सृष्टि की रचना में इतने मग्न थे कि उन्हें ऋषि के आगमन पर ध्यान नहीं हुआ और ऋषि भृगु ने क्रोधित होकर उन्हें शाप दिया कि ब्रह्मदेव का पृथ्वी पर कोई भी स्वतंत्र मंदिर नहीं होगा। उनका अगला पड़ाव था कैलाश पर्वत, जहां भगवान शिव माता पार्वती के साथ गहरे ध्यान में मग्न थे, इसलिए उन्हें ऋषि की उपस्थिति पर कोई ध्यान नहीं दिया। क्रोधित होकर ऋषि भृगु ने उन्हें श्राप दिया कि आपने मेरा अपमान किया है, इसलिए आपकी पूजा आपके वास्तविक रूप में नहीं होगी, बल्कि केवल लिंग के रूप में आपको पूजा जाएगा। इसके बाद उनका अंतिम पड़ाव था वैकुंठ, जहां भगवान विष्णु शांति से आदिशेष पर विश्राम कर रहे थे और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। यह दिव्य समंजस की एक शाश्वत छवि थी और तभी ऋषि भृगु ने कुछ ऐसा किया कि जिसने पूरे ब्रह्मांड को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने भगवान विष्णु के सीने पर अपने पांव से जोरदार प्रहार किया, ठीक उसी पवित्र स्थान पर जहां लक्ष्मी जी का निवास है। उसके बाद भगवान विष्णु ने जो किया वो बहुत ही चौंकाने वाला था। गुस्सा करने की बजाय भगवान विष्णु तुरंत बोले, ए महान ऋषि, मुझे आशा है कि मेरे कठोर सीने पर प्रहार करने से आपके कोमल चरणों में चोट नहीं लगी होगी। कृपया मुझे अपने पैर दबाने दें ताकि आपका दर्द कम हो। भगवान विष्णु जी ने प्रेम पूर्वक उनके चरण दबाए। वराह पुराण में बताया जाता है कि चुपके से उस बिंदु यानी तीसरी आंख को दबा दिया, जिससे ऋषि भृगु का अहंकार
नष्ट हो गया। ऋषि ने घोषित कर दिया कि त्रिदेवों में विष्णु ही सबसे महान थे, लेकिन वहाँ कोई और भी था। यह सब देखकर जल रहा था। वो थी भगवान लक्ष्मी देवी। इस घटना से माता लक्ष्मी को अत्यंत पीड़ा हुई थी, क्योंकि भगवान विष्णु के हृदय में माता लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। माता लक्ष्मी को यह अपमान सहन नहीं हुआ और वे भगवान विष्णु से रुष्ट होकर कोल्हापुर चली गई और वही निवास करने लगी। उन्होंने ये भी कहा कि आपको दूसरा विवाह करना पड़ेगा और इसके चलते आप पर बहुत ऋण यानी कर्जा होगा। उसी समय भगवान विष्णु ने पृथ्वीलोक पर श्रीनिवास यानी भगवान वेंकटेश्वर के रूप में अवतार लिया और माता पद्मावती से विवाह किया। इसी विवाह के लिए भगवान विष्णु ने कुबेर से ऋण यानी कर्जा लिया। ऐसा कहा जाता है कि आज भी भक्त तिरुपति में जो दान करते हैं वो उसी ऋण यानी कर्जे को चुकाते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह भी कही गई है कि जब तक भक्त वेंकटेश्वर के दर्शन के बाद कोल्हापुर जाकर माता महालक्ष्मी के दर्शन नहीं करते, तब तक यह यात्रा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि भगवान के हृदय में जो श्री का स्थान है वह माता लक्ष्मी है। इसलिए पहले पति फिर पत्नी के दर्शन। इसलिए भगवान वेंकटेश्वर के बाद माता महालक्ष्मी के दर्शन भी अनिवार्य है। दोस्तों, अब हम डोबास्पेट पहुँचे हैं। यहाँ हमें NH-48 मिलेगा और जैसे कि आप देख रहे हो, लेफ़्ट टर्न बेंगलोर की तरफ जाता है और राइट टर्न पुणे और मुंबई की तरफ जाता है। कोल्हापुर के लिए हमें राइट टर्न लेना है। अगर आप यहाँ दिन के समय में आते हो तो यहाँ बहुत ही हेवी और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक रहता है। तो आप ये एरिया से जाते हो तो सुबह 10 या 9 बजे से पहले ही ये एरिया कवर करने की कोशिश कीजिएगा। डोबा सेट से तुमकुरू तक 4 लेन हाईवे है। तुमकुरू से हुबली तक 6 लेन हाईवे है। हुबली से धारवाड़ के 6 लेन हाईवे का काम चल रहा है, तो डबल लेन रोड है और रोड कंडीशन बहुत ख़राब है। धारवाड़ से बेलगाम तक वापस 6 लेन हाईवे है। बेलगाम से कोल्हापुर तक की रोड कंडीशन ख़राब है। बहुत जगह 6 लेन हाईवे का काम कंप्लीट हुआ है और बहुत जगह अभी तक काम चालू है। बेलगाम से कोल्हापुर तक बहुत सारे डाइवर्जन है, बहुत सारी जगह पे फ्लाईओवर का काम भी चल रहा है। अब हम पहुंच गए तुमकुरू। तुमकुरू से हुबली तक वैसे बताने लायक कुछ नहीं है। रोड कंडीशन बहुत अच्छी है, 6 लेन हाईवे है और एक आप अच्छी स्पीड में हुबली तक पहुंच सकते हो। स्पीड लिमिट है 120 किलोमीटर्स पर आवर। दोस्तों, सुबह के 7 बजे है और अब हम लोग हुबली पहुँचे हैं। जैसे आपको बताया था, तुमकुरू से हुबली तक पूरा 6 लेन हाईवे है और तुमकुरू से हुबली तक आपकी जर्नी सुपर फास्ट और आरामदायक होने वाली है। जब हमने रोड ट्रिप स्टार्ट की थी तो ए वाले इंटरचेंज से हमने बेलारी के लिए लेफ़्ट लिया था। सेम पॉइंट पे सुबह अब हम 7 बजे पहुँचे हैं। अब हम हुबली के बाईपास पे है और पहला यहाँ एक टोल प्लाज़ा हुआ करता था, जो गवर्नमेंट ने बंद किया है क्योंकि हुबली से धारवाड़ का
रोड का काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। हुबली से धारवाड़ पूरा सिंगल लेन रोड है और रोड की कंडीशन बहुत ख़राब है। बहुत सारे डाइवर्जन और एग्जिट है और बहुत जगह पे फ्लाईओवर का काम चल रहा है। दिन के समय में पीक आवर्स में या रात में पीक आवर्स में अगर आप यहाँ से जाते हो तो यहाँ आपको ट्रैफिक जाम का सामना भी करना पड़ सकता है। जब से NH-48 बना है तब से आज तक हुबली से धारवाड़ सिंगल लेन ही रोड था। अब गवर्नमेंट ने चीज़ सीरियसली ली और सिंगल लेन से डायरेक्ट 6 लेन हाईवे बना रहे। कुछ जगह पे रोड थोड़ा बहुत अच्छा है, लेकिन ऑलमोस्ट 95% रोड की कंडीशन बहुत ख़राब है। जैसे आप देख रहे हो ऐसा ही सिंगल लेन रोड है, ओवरटेक करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और दिन के समय में यहाँ बहुत सारी मिट्टी धूल होती है, पोल्यूशन भी बहुत होता है। NH-48 पे ए वाला ट्रैक बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग और परेशान करने वाला ट्रैक है। पर्टिकुलरली ऑन दिस ट्रैक प्लीज़ ड्राइव स्लोली केयरफुली एंड बी कॉशियस व्हाइल डूइंग ओवरटेकिंग। धारवाड़ से बेलगाम 6 लेन हाईवे है। रोड कंडीशन बहुत बढ़िया है और ये पूरा नेचुरल व्यू और सीनिक व्यू वाला ट्रैक है। बेलगाम से कोल्हापुर तक बहुत सारी जगह रोड कंडीशन बहुत ख़राब है और बहुत ही हॉरिबल है। बहुत सारी जगह 6 लेन हाईवे का काम कंप्लीट हुआ है और वहाँ रोड कंडीशन अच्छी है। हम ये बोल सकते हैं कि 50% रोड कंडीशन बहुत ख़राब है और 50% रोड कंडीशन बहुत अच्छी है। ड्राइव केयरफुली, यहाँ भी बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। फ्लाईओवर की वजह से बहुत सारी जगह डाइवर्जन और एग्जिट भी है। दोस्तों, जैसे हम कोल्हापुर के नज़दीक आते हैं रोड कंडीशन बहुत ही बेहतर हो जाती है। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, जैसे ये रोड कंप्लीट होगा बहुत ही शानदार रोड होने वाला है। 6 महीने मैक्स टू मैक्स ये रोड कंप्लीट हो जाना चाहिए। कुछ और थोड़े दिन पेशेंस हमें रखने पड़ेंगे। कोल्हापुर के जैसे ही और नज़दीक आओगे यहाँ माइल से मॉडरेट ट्रैफिक बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है और पूरा दिन ट्रैफिक हमेशा माइल से मॉडरेट ही रहता है। लेकिन एक अच्छे स्पीड में आप कोल्हापुर पहुँच जाओगे। बेलगाम के बाद आपको निपानी करके छोटा सा कस्बा लगेगा। उसके बाद कागल, जहाँ ये इंडस्ट्री एरिया है और जहाँ से ट्रैफिक बढ़ जाता है। दोस्तों, कोल्हापुर सिटी की एंट्री बहुत ही सिंपल और स्वीट है। जैसे आप कोल्हापुर सिटी के यहाँ पहुँच जाओगे आपको इस पॉइंट पे कोल्हापुर का एंट्री पॉइंट मिलेगा। यहाँ से कोल्हापुर के लिए आपको लेफ़्ट लेना है। स्ट्रेट रोड पुणे और मुंबई की तरफ जाता है। कोल्हापुर शहर की एंट्री बहुत ही सिंपल और स्वीट है। आपको कोई भी और कौन सी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। कोल्हापुर में टेंपल के यहाँ प्रीशियस पार्किंग भी अवेलेबल है। ए वाला पॉइंट आप याद रखिएगा जहाँ से आपको कोल्हापुर सिटी में एंट्री करनी है। महालक्ष्मी टेंपल के चारों तरफ बहुत सारे पार्किंग पॉइंट भी अवेलेबल है। दोस्तों, यही पे हमारा तिरुपति से कोल्हापुर का ब्लॉग ख़त्म करेंगे, जो एपिसोड 3 है। दोस्तों, मिलते हैं एपिसोड 4 में, जो हमारा लास्ट ब्लॉग होगा इस रोड ट्रिप का, जो रहेगा कोल्हापुर से गोवा तक। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। सागर तरताना भागी तू वसताना चिंता कशाची पुरी पंखात येई बळ लागे आता ना झळबडव्यात असलो जरी शिवशक्ती धावगे चरणांना पावगे आधार जीवा संकटे हारशी सद्गती तदावशी दिवस नवा तुझ्या पदराची छाया मध्ये जरा देवीचा महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च